ओके एवरीवन, नमस्ते एवरीवन, सत श्री अकाल एवरीवन, कैसे हो एवरीवन? आ जाओ, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। रवि कौन है? रवि कौन है? रवि कौन है बेटा? रवि कौन है ना, ये एक रहस्य है। ये ना एक रहस्य है दोस्तों। ठीक है, रवि कौन है ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा। ठीक है, हाँ या ना? सो ये क्या है जी? बहुत ही बड़ा रहस्य है ये। बराबर। एएनएम स्टार बाद में बात करते हैं एमसीक्यू सेशन में, एमसीक्यू की। चलिए, निधि का हस्बैंड है क्या कोई कह रहा है? मैं कह तो रहा हूँ रहस्य है ये, है ना? बहुत बड़ा रहस्य है। आशीष सर ने बोला क्या? चलो गुड। ओके, एनीवेज गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया है, मस्त है, एंड अच्छी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से। एंड यस, तो मैराथन का अनाउंसमेंट करते हैं कल। कल मैराथन का अनाउंसमेंट होने वाला है धमाकेदार, और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं कल के अनाउंसमेंट में। एंड यस, यू गाइस डेफिनेटली गना लव इट, डेफिनेटली गना लव इट। सो यस, आ जाइए बॉस। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, सब मस्त है। आई थिंक रवि कौन है बेटा? रहस्य है, कह तो रहा हूँ। रवि रहस्य है, तो वो बाद में, है ना, बाद में बताऊंगा कभी। चलिए, सो आई थिंक पढ़ाई करें। आई थिंक पढ़ाई करें, शुरू करें क्या? चलिए, लेट्स बिगिन एवरीवन। चलिए, ओके, आ जाओ। तो शुरू करते हैं गाइस। अभी ध्यान देंगे, हमने कहां तक कर लिया था, एक बार देख ले। ये दिल तो ढूंढता है बस प्यार के बहाने। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा, लोड नहीं हो रहा है अभी तक, लोड हो रहा है ये। ओहो, ओहो, ओहो हो। एक मिनट भाई, इसको क्या हो गया? एक मिनट। सर, योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग। अबे फ्लक्चुएटिंग नहीं, वो मेरी, मैं ही फ्लक्चुएट कर रहा था। ओहो, ओहो, हो ऐसे कह रहा था मैं। तो वही कहता है और वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, हद है बताओ। एथिक्स पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा बेटे, एथिक्स पढ़ाऊंगा। चलिए, आ जाओ। अच्छा, आपको जितनी भी आईसीएसआई से गाइडलाइंस मिली है, आज उसके बारे में चर्चा कर लेंगे रात को। है ना, आप लोग को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है शायद कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो भी आपको गाइडलाइंस मिली है, उसके बारे में आज रात को 11 बजे पूरी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? और वो अपलोड भी करवा दूंगा, तो लेक्चर अभी कम्युनिकेशन का कल ही ले लेंगे। सो उसके गाइडलाइंस के बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे बेहतरीन तरीके से रात को 11 बजे। राइट एवरीवन? डन एवरीवन? चलिए आइए एवरीवन। सो अभी आई थिंक शुरू करते हैं। आ जाओ जाने मन, जल्दी से आ जाओ बेबीज, कम ऑन, शुरू करते हैं। हमने कौन से नंबर तक कर लिया था, मेरे को बताना। लीगल रीजनिंग कौन से नंबर तक हो गई थी हमारी? लीगल रीजनिंग कोई मेरे को बताएगा? कोई भी मुझे बताएगा कौन से नंबर तक हमारी लीगल रीजनिंग हो गई थी? तो मुझे याद आ रहा है, आ, ये हो गया था, ये हो गया था। मेरे को लग रहा है 17 तक हुआ था। 17 तक हुआ था, राइट? 17 तक हुआ था। तो 18 से शुरू करते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए भाई, 18 से शुरू करते हैं, आ जाइए सभी लोग। सो अच्छे से प्रॉपरली इसको खत्म करते हैं। आ जाओ एकदम प्रॉपरली, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सो चलिए आ जाओ। प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है? प्रिंसिपल दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों। प्रिंसिपल कुछ ये है कि स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द ट्यूटोरियस लायबिलिटी ओनली इन केस ऑफ सोवरेन फंक्शन। अगर सोवरेन फंक्शन होता है ना, ऐसा काम जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, हम नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सोवरेन फंक्शन। अगर सोवरेन फंक्शन होता है, तो वैसे कामों में अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से गलती होती है, तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होती है। तो लिखा है स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इम्यूनिटी मतलब होता है प्रोटेक्शन। स्टेट यानी कि सरकार को इम्यूनिटी यानी कि प्रोटेक्शन है ट्यूटोरियस लायबिलिटी से, टॉर्ट से। अगर सोवरेन फंक्शन है तो, मतलब अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज टॉर्ट करते हैं सोवरेन फंक्शन में, तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। अब एक फैक्ट दिए हुए हैं, चंद्रा एंड हिज फादर गोपाल वर लॉज इन जेल। चंद्रा और उसके पिताजी गोपाल जेल में थे। Wherein one day bombs were hurled at them by the rivals, causing the death of Gopal and injuries Chandra. The victims were having previous knowledge of impending attack.
which they conveyed to the authorities, but no additional security was provided to them. On the contrary, there was gross negligence, since there was a great relaxation in the number of policemen who were to guard the jail on that fateful day. Thus, on ground of negligence, a suit was filed चंद्रा अगेंस्ट द गवर्नमेंट. क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले ये समझ लो. वॉइस लो है, वॉइस लो है क्या, आवाज कम आ रही है क्या? बहुत बच्चे कह रहे हैं आवाज कम आ रही है. बेटा आपके स्पीकर या कान में प्रॉब्लम आ गई है, या तो स्पीकर में या तो कान में, तो दोनों में से एक का इलाज करा लो, बाकी जिनको काम आवाज कम आ रही है. ठीक है, चलिए भाई, ओके. अभी ध्यान देंगे एवरीवन. हुआ क्या कि चंद्रा और गोपाल दोनों जेल में थे, और हुआ क्या, उनको पता चला कि भाई कोई हम पे अटैक करने वाला है. वो पुलिस वालों को बुलाए, ए पुलिस वालों इधर आओ इधर आओ. उनको बताया यहाँ पे अटैक होने वाला, लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया. उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया. ना सिक्योरिटी दी गई, ना प्रोटेक्शन दिया गया, ना कुछ किया गया, कुछ भी नहीं किया गया. और उनकी डेथ हो गई, मतलब उनमें से एक की डेथ हो गई, एक इंजर्ड हो गया. अब वो गवर्नमेंट पे केस करना चाहते हैं. पुलिस वालों की गलती है, लेकिन वो गवर्नमेंट पे केस करना चाहते हैं. पुलिस वालों की गलती के लिए गवर्नमेंट पे केस करना चाहते हैं. आपको बताना है, कर सकते हैं क्योंकि सरकार की भी गलती है यहाँ पे. नहीं कर सकते क्योंकि जेल की फैसिलिटी सोवरेन फंक्शन में आती है. तीसरा, कर सकते हैं क्योंकि लॉ और ऑर्डर सोवरेन फंक्शन नहीं है. नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट लायबल नहीं होगी, अगर सरकार लायबल नहीं होगी अगर एक दूसरे की जान लेते हैं. तो अगर आपस में राइवलरी के कारण जान जाती है, सरकार लायबल नहीं होगी. क्या लगता है, क्या आंसर होगा? क्या लगता है, क्या लगता है आप सभी को, क्या आंसर होगा? तो भाई साहब हो क्या रहा है आपको समझ आया? फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा है आप सभी को समझ में आया? एएनएम स्टार कहता है सर मुझे तो समझ नहीं आया हो क्या रहा है. अच्छा, हो क्या रहा है भाई को यही नहीं समझा है. हाँ, देख रहे एएनएम स्टार भाई, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सुनिए कि लॉ ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से गलती होती है तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, क्योंकि सोवरेन फंक्शन है. तो सोवरेन फंक्शन है, तो नॉन सोवरेन है तो गवर्नमेंट लायबल होगी उनके काम के लिए. विकेरियस लायबिलिटी में जो टोटोरियस लायबिलिटी आता है ना, तो वो कहता है सोवरेन फंक्शन है, मतलब ऐसे काम जो सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. लाइक पुलिस वालों का काम हो गया, पासपोर्ट ऑफिस का काम हो गया, आरबीआई का काम हो गया, सेबी का काम हो गया. ऐसे काम हम नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर सकते हैं. तो वैसे कामों में अगर टॉर्ट होता है तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होती. लेकिन नॉन सॉवरेन ऐसे कामों में टॉर्ट होता है जो हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाने का काम, माली का काम, इसमें टॉर्ट होता है तो गवर्नमेंट लायबल होती है. अब यहाँ पे हुआ क्या, दो लोग थे जेल में थे, उन्होंने पुलिस वालों को बोला भाई हमें प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन दो. पुलिस वालों ने दिया नहीं. उन पुलिस वालों की गलती थी. हुआ क्या, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और वो जो दो लोग बेचारे चिल्ला रहे थे उसमें से एक मर गया और एक इंजर्ड हुआ. तो जो इंजर्ड हुआ वो केस करना चाहता है गवर्नमेंट पे. तो गवर्नमेंट पे कर सकता है कि नहीं? तो पहला कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट की गलती है, दूसरा नहीं कर सकता क्योंकि जेल सोवरेन फंक्शन में आता है. तो आंसर इसका बी है, जेल एक सोवरेन फंक्शन है ना, इसीलिए वो गवर्नमेंट पे केस. आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कर सकता है कि नहीं गवर्नमेंट पे केस? गवर्नमेंट पे केस बोलो ना, बोलो ना. गवर्नमेंट पे केस नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट पे केस नहीं कर पाएगा. गॉट इट और नॉट? बोलो गॉट इट और नॉट. हाँ भाई साहब, सभी को समझ में आया आशा कर रहा हूं, है ना? आई एम एक्सपेक्टिंग ये सभी को समझ में आ गया है बराबर से. डन क्या? मूविंग ऑन, मूव ऑन करें? बोलो बाबा, मूव ऑन करें क्या बाबा? चलिए बाबा, नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 12, unless the context otherwise requires, state includes government and parliament of India, government and legislature of each state, all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, कि स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल अदर अथॉरिटी, जो भारत की टेरिटरी में हो या भारत की टेरिटरी में ना हो बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो. अब फैक्ट्स दिए हैं कि अरविंद एक ओएनजीसी नाम की कंपनी में काम करता था, ओएनजीसी. ठीक है, अब उसके साथ बेचारे के साथ गलत हुआ, है ना, तो वो एक रिट पिटीशन फाइल करना चाहता है ओएनजीसी के अगेंस्ट. रिट पिटीशन मतलब वो कहना चाहता है मेरे फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए हैं, तो रिट
जब फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं। अब अरविंद जो है, अरविंद जो है, ठीक है, वो सक्सीड नहीं होगा क्योंकि वो स्टेट नहीं है, ऐसा सब कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि उसका कलीग कहता है कि अरविंद जो है वो सक्सेस नहीं पाएगा क्योंकि ओएनजीसी स्टेट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको बताना है कि ओएनजीसी स्टेट है एज पर आर्टिकल 12, स्टेट नहीं है एज पर आर्टिकल 12, वो सक्सीड नहीं होगा बिकॉज रिट पिटीशन कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो सकती, और ओएनजीसी स्टेट नहीं है क्योंकि उसके स्टॉक मार्केट में लिस्ट शेयर नहीं है। बताओ बल्लाला। तो भाई साहब आंसर इसका होगा ओएनजीसी एक स्टेट है। आंसर क्या होगा? ओएनजीसी एक स्टेट है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। अरे कुछ नहीं था, क्वेश्चन क्या था, देखो बात समझो। अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो आप केस कर सकते हो। फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो आप सीधा केस कर सकते हो, और उसे रिट पिटीशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधा, उसे रिट पिटीशन कहते हैं। तो अब अरविंद जो है उसके साथ कंपनी में गलत हुआ ओएनजीसी में, तो वो रिट पिटीशन फाइल करना चाहता है, लेकिन उसका एक कलीग कहता है कि ओएनजीसी स्टेट ही नहीं है, तो तू रिट पिटीशन फाइल ही नहीं कर सकता। तो आपको दिया है कि ओएनजीसी स्टेट है, नहीं है, ठीक है, फिर नहीं है, अरविंद सक्सेस नहीं होगा क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट रिट पिटीशन नहीं जा सकती, और ओएनजीसी स्टेट नहीं है क्योंकि उसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ऐसे चार ऑप्शन है। इस ओएनजीसी स्टेट है। क्यों है ओएनजीसी स्टेट? बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है। कोई कह रहा है कल ही क्यूटिया था, सही बात है, कल ही क्यूटिया था, एकदम करेक्ट है। सो ये गवर्नमेंट कंपनी है, आंसर इज यस, ये गवर्नमेंट कंपनी है। दैट्स व्हाई स्टेट होगी कि नहीं होगी दोस्तों? स्टेट होगी कि नहीं होगी? ये बिल्कुल स्टेट है, राइट एवरीवन, ये बिल्कुल स्टेट है। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड 20th क्वेश्चन पे आते हैं, जाने मन आ जाइए। नेक्स्ट है गाइस, अरे बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, ये हमने किया नहीं है बट देखते हैं आप में से कौन आंसर देगा। टफ है थोड़ा सा। कोई कह रहा है 18th का आंसर क्या है? अरे बताया नहीं था क्या मैंने? बताया नहीं था क्या मैंने? बी था ना इसका आंसर। 18th का बी था, 19th का ए था। चलिए 20th पे आते हैं एवरीवन, आ जाइए 20th पे आते हैं। ए भाई साहब, क्या सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा क्या? हाँ, तुम भी तो सॉल्व करोगे ना अभी। मैं बताऊं, कोई है जिसने अभी तक सारे सही दिया है? अभी तक भैंस की आंख सारे सही आए हैं? है कोई ऐसा कि नहीं है? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। दो गलत थे, एक गलत थे, चलो कोई नहीं, आ जाइए। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देंगे एवरीवन। नो पर्सन शैल बी कमिटेड, सॉरी कन्विक्टेड मतलब दोषी, कन्विक्टेड मतलब दोषी। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। पहले मैं लॉ का मतलब समझा देता हूं, इस लाइन का मतलब क्या है, दो लाइन का। इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड मतलब किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होगी, ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए, एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम इन कमीशन ऑफ एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। आज मैं सिगरेट पी रहा हूं और सिगरेट पीना गुनाह नहीं है, तो क्या मेरे को जेल होगी क्या? आज मैं सिगरेट पी रहा हूं और सिगरेट पीना गुनाह नहीं है, तो मेरे को जेल होगी क्या? नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो उस टाइम पे गुनाह नहीं है। तो भैया आप सिर्फ तभी लायबल होते हैं किसी भी ऑफेंस के लिए जब वो ऑफेंस जब आपने किया तब गुनाह होना चाहिए, तब वो गुनाह होना चाहिए, तब वो गुनाह होना चाहिए, तब जिस समय आप कर रहे हो तब वो गुनाह होना चाहिए, तो आप लायबल होते हो। ठीक है, जब आपने वो चीज की, ठीक है, तब वो अगर गुनाह है तो आप लायबल होते हैं, अगर उस समय वो गुनाह नहीं है तो आप लायबल नहीं होते हैं। अब ध्यान देना बेटा, एक फैक्ट्स दिए हैं। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, चांदनी हैड अ altercation with her classmate in her college and heat of the moment, altercation मतलब बहसबाजी, तू मैं चल रही थी दोनों में, and at the heat of the moment she hurled a racist abuse at her classmate। ओ, उसने रेसिस्ट अब्यूज कर दी, रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब उसको काला भला, काली कलूटी ऐसा कुछ तो कह दिया होगा। एंड हर क्लासमेट वाज डीपली ऑफेंडेड बाय इट, और जिसको कहा ऐसा काला कलूटा उसको बड़ा बुरा लगा। मिस चांदनी लेटर अपोलोजाइज फॉर इट, बाद में उसने माफी मांग ली, बाद में सॉरी सॉरी बोल दी चांदनी ने। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अ लॉ वाज पास व्हिच मेड रेसिस्ट अब्यूज पनिशेबल।
बाद में एक कानून पास हुआ, होने ये सब कांड होने के बाद एक कानून पास हुआ जिसमें बोला गया कि अगर आप किसी को रेसिस्ट अब्यूज करते हैं, गोरे काले पे अब्यूज करते हैं, तो वो पनिशेबल है। अवेयर ऑफ द फैक्ट that the law of limitation does not apply to criminal act, she moved an application to court to initiate criminal action against Chandni for racist abuse. अब जिसके साथ वो गलत काम हुआ था, जिसको बुरा लगा था, वो केस करना चाहती है चांदनी पे। अब आपको बताना है कि वो जो क्लासमेट है, मतलब जिसके साथ रेसिस्ट अब्यूज हुआ था, वो सक्सेस होगी कि नहीं? वो नहीं हो पाएगी सक्सेस, बिकॉज अब्यूज वॉज नॉट पनिशेबल व्हेन इट वाज हर्डल, क्योंकि जब कांड हुआ तब वो पनिशेबल नहीं था। वो सक्सेस हो पाएगी और चांदनी जेल जाएगी, है ना, चांदनी जेल जाएगी, है ना, सेकंड कहता है, ठीक है। थर्ड कहता है वो सक्सेस हो पाएगी क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्रिमिनल एक्ट को अप्लाई नहीं होता। और चौथा है वो फेल हो जाएगी बिकॉज ये सीरियस नेचर का नहीं है, क्योंकि चांदनी ने बाद में माफी भी तो मांगी ली थी। क्या लगता है आपको? हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बंटू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बंटू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हाँ जी बताइए। सो क्या लगता है, क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों? बोलो दोस्तों, क्या लगता है हमारे दोस्तों को? क्यों मेरे दोस्तों? क्या लगता है मेरे प्यारे 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 दोस्तों को? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? तो आंसर इसका होगा ए। ए आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि जब वो ऑफेंस हुआ तब वो पनिशेबल नहीं था। ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एक परेशान मत करना केशव सोनी, पढ़ाई करना रे। आस्था कहती है सर समझ नहीं आया। आस्था आपको समझा देते हैं। आस्था, आज आपने क्या किया? एक बियर पी ली एमपी में आके यहाँ पे। आस्था बियर पीते हो आप? बियर पीते हो? पीते हो तो आ जाओ, आपको बियर पिलाते हैं बालाघाट में, ठीक है आस्था जी। अब मान लो आस्था जी जो है, आस्था कहती है मैं बियर बियर नहीं पीती, चलो मान लो पीते हो। अब आप आए बालाघाट, मैंने आपको बियर पिला दी, अब आपने पी भी ली, बोले सर मजा आ गया। आपने बियर बियर पी ली, जोरदार मजा वजा आ गया आपको, एक नंबर है ना बियर पीने के बाद। अब हुआ क्या, बियर जब आपने पी तब वो गुनाह नहीं थी। अब एक महीने बाद एमपी में लॉ पास हुआ कि बियर पीना गुनाह है। तो क्या आपको जेल होगी क्या आस्था? क्या लगता है आपको जेल होगी क्या आस्था? आपको जेल होगी? आंसर इज आपको जेल नहीं होगी आस्था। क्यों नहीं होगी? बिकॉज आपने जब वो गुनाह किया तब वो पनिशेबल नहीं था, है ना। सो बस यही केस है। चांदनी ने अपनी फ्रेंड को कुछ काला कलूटा ऐसा कुछ तो बोल दिया होगा, लेकिन जिस समय बोला उस समय वो चीज ऑफेंस नहीं थी। बाद में जाके लॉ बना जिसमें रेसिस्ट अब्यूज करना ऑफेंस बन गया। चांदनी क्या पनिशेबल होगी? आंसर इज नहीं होगी। मतलब कि क्लासमेट जो है वो केस कर रही है, क्या वो सक्सेस पा पाएगी? नहीं पा पाएगी, क्योंकि जब रेसिस्ट अब्यूज किया गया तब वो पनिशेबल नहीं था, तब वो पनिशेबल नहीं था। सो गॉट इट, यस, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का है, एकदम करेक्ट है। गॉट इट एवरीवन? एवरीवन, सभी को समझ में आया ये वाला भी? शेल वी मूव बेबीज? ओके, मूविंग ऑन। सर रिट पिटीशन सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल होती है बेटा, ठीक है, रिट पिटीशन सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल होती है। ओके बेबीज, चलिए बेबीज मूविंग ऑन। गाइस एकदम आसानी से कर रहे हैं हम लोग सारी चीजें, आई होप सभी को बनते जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कि दोस्तों ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए। आइए भाई, नेक्स्ट है, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। आज मैंने एक लड़की को आंख मारा, मैंने आज एक लड़की को आंख मारा, तो कानून में लिखा है आंख मारने पे 1,000 रुपए का फाइन है। आंख मारने पे 1,000 रुपए का फाइन है, मैंने आज मारा, तो आज क्या है? 1,000 रुपए का फाइन है, ठीक है भाई साहब। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने 15 दिन बाद कानून बदल दिया और बोला आंख मारने पे 10,000 का फाइन है। बताओ मुझे कितना लगेगा? मैंने आज मारा था, मैंने आज एक लड़की को आंख मारा, तो आज कितना है? कोई कह रहा है सर आपको आंख मारते नहीं आता। अबे मेरी आंख ही छोटी है, ये क्या चश्मे के कारण हो जाती है?
वैसे मेरी आंख एकदम छोटी है। क्या होता है, मैं चश्मा नहीं पहनता ना, तो चीनी जापानी लगता है आप लोगों को। बहुत छोटी आंख है मेरी, मतलब बहुत, मतलब ऐसे जैसे कईयों की ऐसी होती है आंख, मेरी तो खुलती नहीं इतने से ऊपर तो चश्मे के कारण बच जाता हूं मैं। तो इसलिए वो क्या है, खोलो बंद करो एक ही बराबर है वो मेरे लिए। चलिए, जैसे स्माइल हंसो हंसो तो ऐसी हो जाती है फिर, चीनी जापानी। चलिए एनीवेज, मैंने आंख मारा तो आज 1,000 रुपए का गुना है, 15 दिन बाद वो 10,000 हो गया, 15 दिन बाद वो 10,000 हो गया। बताओ। मैंने लेकिन आज मारा ही आंख। यस। बताइए। चलिए तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। 1,000 रुपए लगेगा, क्योंकि जिस समय ऑफ जिस समय जिस टाइम वो गुनाह हुआ है, वो टाइम देखा जाता है कितना ऑफेंस था, मतलब कितना फाइन था। ठीक है, वही है, अभी ध्यान देंगे अभी हम। अ पर्सन वॉज अक्यूज ऑफ चीटिंग एंड बिफोर वॉज अरेस्टेड एंड कमिटेड फॉर ट्रायल, लॉ रिलेटेड टू चीटिंग वॉज चेंज्ड and punishment for it was increased to life imprisonment. The person was found guilty and sentenced to life imprisonment. He decides to challenge his decision of life imprisonment. क्या हुआ, एक व्यक्ति ने चीटिंग किया। अब जिस समय चीटिंग किया उस समय लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान नहीं था, लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब उसको पकड़ा गया, उसके पहले लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आज आपने चीटिंग की, आज चीटिंग पे सिर्फ 5 साल की जेल है, और आज आपने चीटिंग कर ली। अब हुआ क्या, फिर अब 2-3 दिन बाद लॉ बदल गया कि चीटिंग पे लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और उसके बाद आप पकड़े गए चीटिंग के केस के लिए। क्या लगता है आपको कितनी सजा होगी, 5 साल की उम्र कैद? क्या लगता है कितनी सजा होगी? 5 साल की उम्र कैद। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? तो आंसर इज वेरी सिंपल, 5 साल होगी। क्यों 5 साल होगी भैया? क्यों 5 साल होगी भैया? क्यों 5 साल होगी भैया? क्योंकि जिस समय चीटिंग हुई उस समय 5 साल थी। अब वो व्यक्ति चैलेंज, जिसको उम्र कैद हुई है, वो चैलेंज करना चाहता है, तो वो जीतेगा कि हारेगा? पहला हार जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट की इंक्रीज हो गई थी जब ट्रायल मतलब कार्यवाही शुरू हुई। वो जीतेगा, क्योंकि जब उसने क्राइम किया तब लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा नहीं थी। वो हारेगा, वो हारेगा क्योंकि लॉ में कोई भी लीनियंसी नहीं है, गिल्टी लोगों के लिए कोई लिबर्टी नहीं है। वो जीतेगा क्योंकि वो इनोसेंट है। तो आंसर इसका बी है, वो जीतेगा, क्योंकि जब उसने ऑफेंस किया तब लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं था। जब उसने ऑफेंस किया तब लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं था। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, एंड बी इज द राइट आंसर। भैया उसने जब चीटिंग किया तब थोड़ी लाइफ उम्र कैद की सजा थी, तो जब उसने चीटिंग किया तब उम्र कैद की सजा नहीं थी, तो उसको उम्र कैद नहीं होगी। भले ही बाद में जाके उम्र कैद सरकार डिसाइड कर लेती है, लेकिन जब उसने किया तब तो उम्र कैद की सजा नहीं थी ना, इसलिए उसको उम्र कैद नहीं होगी। पकड़ा बाद में गया उससे फर्क नहीं पड़ता, ये देखते हैं किया कब उसने गुना। पकड़ा बाद में गया उससे फर्क नहीं पड़ता, ये देखते हैं कि उसने गुनाह किया कब। राइट एवरीवन? चलिए, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। हिमांशी कहती है आप मुझे भूल गए, आज मैंने कुछ भी नहीं बोला, आपने ध्यान भी नहीं दिया। नैन्सी कहती है सर आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, आप बदल गए हो। संस्कृति कहती है सर आपने मुझे इग्नोर किया है, आपने बोला था कॉल में, आपने इग्नोर किया, आपने बोला था कॉल में। ये लड़कियों को प्रॉब्लम क्यों है? बंदों को भी प्रॉब्लम नहीं होती भाई, बंदों को प्रॉब्लम नहीं होती, बंदियों को प्रॉब्लम क्यों होती है? मेरे को समझ नहीं आती बात। हाँ, चलिए ओके। आइए भाई, अरे भाई किसी को इग्नोर नहीं करते हैं यार, पढ़ाने पे ध्यान है मेरा। एक बात समझो, जब मैं पढ़ाने आता हूँ ना, मैं आपसे बात करने थोड़ी आता हूँ कि सर आए हैं हमारा हालचाल जानेंगे, सर पूछेंगे आप कैसे हो, नाम लेके बात करेंगे, थोड़ी सी बातें होगी। बेटा हम लोग चिटचैट चिटचैट थोड़ी करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं। मैं आता हूँ पढ़ाता हूँ भैया, और अभी यही करना है। ठीक है, चलिए आइए। ओके आ जाओ। चलिए भाई आइए। अरे पढ़ाई कर लो लाला, इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना अभी बहुत।
बात करेंगे हम, आपकी एग्जाम हो जाए उसके बाद जी भर के बातें करेंगे। ठीक है, आ जाओ, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान देना। नेक्स्ट है मेरे यारा, और वैसे हिमांशी आज मैं टाइम पे आया था भाई, तो पूरे डॉट 6:30 बजे लिंक भेज दी थी आज मैंने। आज बोल नहीं सकती हिमांशी तू मेरे को कुछ। सर आप ऐसा सेक्शन लो और सबका इंट्रो कराओ। हाँ जरूर जरूर, कृष्णाली जी देख रहे हैं आपके कमेंट्स। चलिए आइए भाई। अरे क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, कौन लिख रहा है, आयुषी जैन जी क्या बोलूं मैं, बताओ क्या बोलूं, क्या बोलो ना लिख रही है, बोलो ना, क्या बोलूं मैडम जी, क्या बोलूं बताओ मैं। आई लव यू टू बोलो। अबे क्या क्या। चलिए भाई आइए, अभी ध्यान देना, आ जाओ, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट है गाइस सेक्शन 22, ध्यान देना। ओ सेक्शन 22 कहता हूँ, पॉइंट नंबर 22। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कानून है कि पार्लियामेंट संविधान बदल सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती संविधान का। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। अब फैक्ट्स दिए हैं, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया संविधान में विच अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिन्होंने, जिसमें जुडिशरी जो हमारी इंडिपेंडेंट है उसको हटा दिया। सरकार ने एक ऐसा लॉ बनाया जिससे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। ठीक है, जिससे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, सरकार ने ऐसा कानून बना लिया कि जुडिशरी जो है देश की, मतलब कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब सरकार उनको चलाएगी, ऐसा लॉ ला लिया। द एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। तो आपको पता, वो जो चैलेंज किया है वो जीतेंगे कि हारेंगे? पहला जीतेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट जो है उससे जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जा रहा है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हार जाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान अमेंड करने का, केशवानंद भारती के केस के हिसाब से। जीतेंगे क्योंकि जो ये अमेंडमेंट लाया गया है संविधान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये अमेंडमेंट नहीं लाया गया है। ठीक है, इसलिए जीतेंगे, ये चैलेंज जो कर रहे हैं जो लोग वो जीतेंगे, और जो लोग चैलेंज कर रहे हैं वो हार जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कैन नॉट सिट इन जजमेंट ओवर मैटर दैट अफेक्ट्स इट्स ओन इंडिपेंडेंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा मैटर नहीं ले सकता जो उसके खुद से रिलेटेड हो। क्या लगता है भाई, हो क्या रहा है, समझ में आया? पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ ला लिया, कोई ऐसा कानून ला लिया पार्लियामेंट ने, जिसमें ऐसा कानून ला लिया पार्लियामेंट ने जिसमें ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून ला लिया जिसमें यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट जुडिशरी को अब इंडिपेंडेंट नहीं रखेगी, जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो भैया लॉ ये कहता है कि आप संविधान अमेंड कर सकते हो, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। तो जो लोग चैलेंज कर रहे हैं वो जीतेंगे, क्योंकि ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ए इज द राइट आंसर बेटा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने ए लिखा है, ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट एवरीवन, वंडरफुल एवरीवन। चलिए आइए, नेक्स्ट है 23। ओ नो, ऐसे कितने हैं टोटल? सालों से चल रहा है भाई ये लीगल रीजनिंग, तीसरा लेक्चर है आज। 40 होंगे मेरे को लग रहा है, 39 है। ओहो, अभी तो 24 पे पहुंचे भाई, बड़े बाकी हैं। अच्छा होमवर्क दूं मैं कल, 2-3? कल होमवर्क दूं मैं थोड़े बहुत, आज मतलब आज बहुत सारे कराऊंगा, बट बाकी के होमवर्क दूं, करोगे आप? फिर मैं आपको आके शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बाकी का। चलो गुड। कोई कह रहा है 22 नहीं समझ में आया। अरे जाने मन, ध्यान किधर है? लॉ कहता है कि संविधान बदला जा सकता है बाय पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। ये लॉ है। अब सरकार ने संविधान को बदली, लेकिन इस तरीके से बदली कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दी। जुडिशरी हमारे देश की इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के बाप में दम नहीं है जो जुडिशरी को कंट्रोल करे, कोर्ट को कंट्रोल करे। पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ लाई जिसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चली गई। तो ये कुछ लोगों ने चैलेंज किया, तो जिन्होंने चैलेंज किया वो जीतेंगे क्या? आंसर इस बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस छीनी गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। राइट, चलिए मूविंग ऑन, आ जाओ। सर एग्जाम में फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं कि सेम आता है? चेंज हो सकते हैं बेटे। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान देना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट
जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है उसमें कोई जस्टिस नहीं मिलता। मतलब सरकार अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो ना करे तो भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये कानून है। अब फैक्ट्स हैं, मिस्टर सुमित है जो गाय के प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे, ही हैज कम टू नो दैट इन some states saltering of cows is permissible under law. He also knows that one of directive principle of state policy of state to prohibit cows salter. Based on this Mr. Sumit approached the Supreme Court of India for getting, एक मिनट रुकना, हाँ जी लेक्चर में था। उनको उनको अरे मैं लेक्चर में हूं, मैं फोन करूं क्या उनको, बस कुछ बताओ मत। हाँ उनको बोलना अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है, बात चल रही है, देखते हैं, बोलना अभी पक्का नहीं है। हाँ हाँ वही उनको बोलना कि अभी पक्का नहीं है, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, है ना। हाँ हाँ ओके ओके, चलिए भाई ध्यान देना, आ जाओ। फैमिली मैटर्स, आइए भाई। सो नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर। मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं, अगर वो सरकार फॉलो ना करे तो भी चलता है, कानून ये कहता है। अब हुआ क्या, सुमित गाय के प्रोटेक्शन के लिए काम करता था और उसने देखा कि कई राज्यों में गाय को काटा जा रहा है ना, उसने ये देखा, और ये उसके लिए कोई कानून भी नहीं है, उसने देखा। अब उसको पता चला कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो गाय को काटने से मना करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहता है ना। ही अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट फॉर गेटिंग डायरेक्शन टू स्टेट टू एनेक्ट एंटी काउ सॉल्टरिंग लॉ। वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि, सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है कि सरकार को फोर्स किया जाए कि गाय की सॉल्टरिंग के लिए लॉ लाया जाए। तो उसकी पिटीशन जीत, वो हारेगा कि जीतेगा, वो हारेगा कि जीतेगा। तो पहला है भैया, हारेगा कि जीतेगा, पहला है वो जीतेगा, क्योंकि डायरेक्टिव पॉलिसी सीधा सीधा कहती है काऊ का प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो हार जाएगा क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है। वो जीतेगा क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्ट्रावेव करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्ट्रावेव करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए वो जीत जाएगा। वो हारेगा, वो हारेगा क्योंकि बहुत सारे इंडिया के लोग गाय को पूजते हैं, मानते हैं, इसलिए वो हार जाएगा। क्या लगता है, सॉरी वो हार जाएगा क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो गाय को मानते हैं, बाकी सब लोग नहीं मानते। क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक गाइज, व्हाट डू यू थिंक। हाँ बताओ, व्हाट डू यू थिंक। देखो यार हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या दोस्तों कि वो बेचारा गाय को पाल, मतलब गाय के प्रोटेक्शन में काम करता था। उसको पता चला एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो कहता है गाय काटना पाप है, गाय काटना गलत है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहता है चलो गवर्नमेंट को फोर्स करो कि वो इस पे लॉ बनाए। लेकिन लॉ ये कहता है कि गवर्नमेंट की मर्जी है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो वो जीतेगा कि हारेगा, वो हार जाएगा क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। आंसर इसका होगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस, बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, एकदम करेक्ट है। ठीक है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर कोई दिए हैं, अगर कितने कोई भी कैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं, तो वो मानना या ना मानना गवर्नमेंट की मर्जी है। वो माने तो गवर्नमेंट की मर्जी, ना माने गवर्नमेंट की मर्जी। आप कुछ कर सकते हो क्या, उखाड़ सकते हो क्या गवर्नमेंट का, बोलो ना जी ना, गवर्नमेंट का आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते। ठीक है आगे बढ़े, चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है, आ जाइए भाई। ये मजा आता है क्या सॉल्व करने में, ऐसी केस स्टडीज आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, ऐसी केस स्टडीज आपको मजा आ रहा है सॉल्व करने में। तो एग्जीक्यूटिव पूरा इसी से भरा है, एग्जीक्यूटिव में यही है समझ लो, केस स्टडीज, ये ऐसी बातें, इंटरेस्टिंग बातें, मजेदार चीजें, एग्जीक्यूटिव में बहुत मजा आता है। ये तो मतलब 10% है जो हम सीएसईटी में आपको ट्रेलर दिखाते हैं, मेन तो मजा एग्जीक्यूटिव में। अभी हमारे रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं, आपने देखते हैं यूट्यूब पे, तो 1000 900 800 बच्चे देखते रहते हैं, आपने देखा।
चलते रहते हैं यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स, 900 800 1000 बच्चे देखते रहते हैं वो। चलिए ओके, आ जाओ। सर आप बहुत अच्छे हो, आप कॉल पे बात करते टाइम आवाज म्यूट नहीं करते। ये तो इससे अच्छे हो गए ऐसा। वैसे हूँ बट ठीक है, थैंक्स। बट मेरे को लगता है क्या ही बात, कोई सीरियस बात होती नहीं ना यार अपनी जिंदगी में। अपनी लाइफ में ऐसी बातें ही नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊं कुछ। चलिए भाई आ जाओ, मूविंग ऑन एवरीवन, आ जाओ। चलिए आ जाइए, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है गाइस, the right of all citizens to practice the right of all citizens to practice any profession or carry on any occupation, trade or business is a fundamental right। हर नागरिक का यह हक है कि वो कोई भी धंधा बिजनेस कर सकता है, और ये फंडामेंटल अधिकार है हमारा। Facts दिए हैं, due to law passed by government, even a person with good knowledge of law cannot appear in court as a lawyer unless he has a degree, law degree from recognized university and fulfills other mandatory condition। Due to this, Mr. Dinesh is not able to appear in court and believes that government is denying him of his fundamental right to practice profession or carry on occupation, trade or business। He decides to challenge this as a violation of fundamental right। He will। सरकार ने कानून पास किया और बोला कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में तभी अपीयर हो पाएगा जब उसके पास लॉयर की डिग्री है और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी तब तक आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाओगे। आपके पास कितना ही नॉलेज हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक दिनेश करके व्यक्ति है, उसके पास नॉलेज है लॉ का लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, वो सरकार पे केस करना चाहता है कि सरकार उसका फंडामेंटल राइट छीन रही है, राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिजनेस का। तो वो जीतेगा कि हारेगा? पहला वो जीतेगा। He will succeed because requirements to be eligible for appear before the court deny him opportunity to earn his livelihood। वो जीत जाएगा क्योंकि उससे रोजी रोटी उसकी छीनी जा रही है। दूसरा वो जीतेगा, गवर्नमेंट किसी के फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। वो हार जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट ने जो भी किया है वो विद इन द राइट्स किया है ना, और सरकार ने कुछ कंडीशन लगाई है ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस से, तो वो हार जाएगा। वो हार जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट छीन सकती है। क्या लगता है? सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर, एकदम करेक्ट है। वो हार जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स पे कंडीशन, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट और कंडीशनल, क्या आंसर होगा? फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है कि कंडीशनल है? फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है कि कंडीशनल है? तो फंडामेंटल राइट्स कंडीशनल है, एकदम करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंडीशनल है, इज द राइट आंसर। परफेक्ट एवरीवन। कोई कह रहा है सर बी आंसर क्यों नहीं होगा? अरे जाने मन, जाने मन, बी कहता है कि सरकार फंडामेंटल राइट छीन सकती है। ऐसे छीन तो नहीं सकती है, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। बी तो कहता है छीन सकती है। केशव कहता है सर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं कराया। अरे कराया था केशव, आपने अटेंड नहीं किया होगा, पॉसिबल ही नहीं है। कराया है मैंने, अच्छे से याद है मुझे। मनीषा चौधरी कहती है सर रिपीट करा दीजिए। मनीषा जी, मनीषा जी, सरकार ने बोला कि आप सीएस की प्रैक्टिस तभी कर सकते हो जब आपके पास सीएस की डिग्री है। तो आप सरकार पे केस करना चाहते हो कि नहीं ये तो गलत है, मेरे पास सीएस का नॉलेज है, मेरे को करना अलाउ करना चाहिए प्रैक्टिस करने से। क्या लगता है आप जीतोगे हारोगे? तो आप हार जाओगे क्योंकि गवर्नमेंट कंडीशंस लगा सकती है और सरकार ने कंडीशन लगाई है। यस सर, फंडामेंटल राइट के केस में हाँ स्टेट के अगेंस्ट केस होता है ऑब्वियसली, जो स्टेट है उसी के अगेंस्ट केस होता है। ये स्टेट का काम है फंडामेंटल राइट्स देना, बाकी किसी का नहीं। ठीक है बेटे, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, बराबर है। केशव सोनी कहता है सर थैंक यू पहली बार अच्छे से रिप्लाई देने के लिए, दो कान पे जूते पड़ेंगे तेरे। अच्छे से रिप्लाई नहीं देता हूं मैं, ये वाला नहीं दिया हूं मैंने, तो ये वाला जानबूझ के नहीं दिया मैंने। चलिए ओके आ जाओ अभी। ध्यान देना, आ जाइए। चलिए आइए। एएनएम स्टार, यस रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत भी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है 25th कर लेते हैं एक और, ठीक है।
25 और 26 दो और कर लेते हैं, फिर आज का लिए फिर मैक्सिम्स करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। आ जाओ। नेक्स्ट है गाइस, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सरकार किसी भी व्यक्ति से इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भारत देश की सरजमी पे नहीं छीनेगी, मतलब सबको देगी, सबको इक्वालिटी मिलेगी, लड़का लड़की गोरा काला सबको इक्वालिटी मिलेगी। लेकिन क्लासिफिकेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लासिफिकेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं होगा। क्लासिफिकेशन तो हो सकता है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो कभी भी आपके साथ नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अब ध्यान देना, हो क्या रहा है, ड्यू टू ग्रोइंग menace ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री, मतलब टेररिस्ट आतंकवाद बढ़ रहा है देश में, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to have a new substantive criminal law for terrorists from other countries. A foreign terrorist captured by police and subjected to the new law claimed that rights under Article 14 are violated. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, कि क्या हो रहा है कि देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, तो सरकार ने एक लॉ बनाया कि जितने भी टेररिस्ट आते हैं दूसरे देशों से, उनके लिए सरकार ने एक लॉ बनाया कि उनको जेल भेजेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब एक फॉरेन टेररिस्ट पुलिस ने पकड़ ली और उस पर लॉ लगाया गया, तो वो कह रहा है कि मेरा आर्टिकल 14 वायलेट कर रहे हो, तुम मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे, ऐसे कैसे पकड़ सकते हो तुम मेरे को, तुम मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, वो कहता है। मतलब वो कहता है मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जस्ट बिकॉज मैं टेररिस्ट हूं तो क्या मेरे लिए क्या अलग लॉ बना दिया? ऐसे थोड़ी होता है, सिर्फ टेररिस्ट के लिए अलग लॉ, बाकी को भी लगाओ, सिर्फ टेररिस्ट के लिए अलग लॉ, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो केस करना चाहता है। पहला है वो हार जाएगा, वो हार जाएगा मतलब उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आर्टिकल 14 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 14 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, आर्टिकल 14 वैसे सबके लिए है, तो पहला तो है नहीं। दूसरा वो हार जाएगा क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैन नॉट बी मेड अवेलेबल टू पीपल हु एंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटी। फंडामेंटल राइट्स उनके लिए नहीं हो सकते जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके लिए डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ऐसा बी पॉइंट कह रहा है। सी पॉइंट कह रहा है वो जीतेगा क्योंकि भैया सबके लिए सेम लॉ होना चाहिए। तीसरा, वो जीतेगा क्योंकि एक बार इंडियन अथॉरिटीज ने उसको पकड़ ली तो उसके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं देश के। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ओ मेरी जान तेरे ना, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। वाई बी इज द राइट आंसर? बिकॉज यार आप जब ऐसे ऐसी सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली हम आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे यार, एंड आपको अलग कैटेगरी में हम मानेंगे और डेफिनेटली आपको जेल भेजेंगे। तो जब लॉ बन सकता है तो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए बिल्कुल लॉ बनाया जा सकता है, कि फॉरेन टेररिस्ट के लिए हम ऐसा लॉ बना रहे हैं, मर्डरर के लिए ऐसा लॉ बना रहे हैं, रेपिस्ट के लिए ऐसा लॉ बना रहे हैं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मान लो अब हमने लॉ बनाया कि जो रेप करेगा वो जेल उम्र फांसी होगी उसको, जो रेप करेगा उसको फांसी होगी, हमने ऐसा लॉ बनाया। तो अब किसी की मतलब कोई है मान लीजिए जिसने घटिया काम किया है ऐसा, ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने किया है तो वो बोल रहा है कि भैया मेरे को भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अबे ऐसा थोड़ी होता है, तुमको एक अलग क्लास मान लेते हैं हम और डेफिनेटली तुमको सजा होगी। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को तो हम यार जो टेररिस्ट में इन्वॉल्व है, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, उनको क्या राइट्स देंगे हम? उनके लिए अलग से उनको एकदम अलग ट्रीटमेंट देंगे और बिल्कुल सजा देंगे ऐसे लोगों को। तो बी इज द राइट आंसर। पल्लवी जी मेरे को नहीं दिखा आपका कमेंट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नहीं दिखा बेटे। चलिए चलिए आइए भाई। सर फिर से समझाओ, नेट चला गया था, ये अच्छा लगा मेरे को, डिमांड करते हैं बच्चे, सर फिर से समझाओ नेट चला गया था मेरा। सर ओके, देखिए भाई क्या हुआ कि एक हमारे देश में टेररिज्म बढ़ रहा था, तो सरकार ने एक लॉ बनाई कि जिसमें बोला गया कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको हम भैया जेल भेजेंगे अगर वो पकड़े जाते हैं। तो वो पकड़ा गया तो हमने उसको जेल भेज रहे थे, तो वो चैलेंज करना चाहते हैं अंडर आर्टिकल 14 कि भैया मेरे पास भी फंडामेंटल राइट्स है, मेरे पास भी राइट टू इक्वालिटी है, मेरे को भी अपना मानो, मेरे को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो?
तो वो हार जाएगा क्योंकि आर्टिकल 14 सिर्फ सिटीजन के लिए है। वो हार जाएगा क्योंकि टेररिस्ट लोगों को हम ऐसी प्रोटेक्शंस नहीं दे सकते। तो बी इज द राइट आंसर। नहीं दे सकते ऐसे लोगों को हम कोई किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। राइट, बी इज द राइट आंसर, बी। चलिए मूविंग ऑन। ओके आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। चलिए नैन्सी कह रही है अब्बर सर सारे बच्चों को पर्सनली आई लव यू बोलते हैं शादीशुदा होते हुए भी। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शादीशुदा हैं, तो उनको हक है बोलने का, कोई गलत नहीं लेगा। और क्या है, हम बोलते तो गलत ले सकते हैं ना लोग। ये तो सिंगल आदमी है, आई लव यू बोल रहा है। ठरकी बोलेंगे लोग, ठरकी ऐसे सर को। तुम सालो मेरे को मरवाओगे, ऐसे आइडिया दे रहे हो कि मैं मर जाऊं। चलिए आ जाओ भाई, मूविंग ऑन। आ जाइए सर। 23 एंड 24 का आंसर बताओ। अरे आपका ध्यान ध्यान किधर रहता रे, किधर किधर कहाँ जाके तुम लोग अपने दिमाग को भेज के आते हो जब मैं बताते रहता हूँ। सब करा दिया तो आंसर आंसर ही पता नहीं है इनको। गुस्सा दिलाते हो ना यार, हद करा। सही में बता दिया है जब 23 का आंसर बी था और 24 का आंसर था क्या था कि वो केस करना चाहता था ना, तो वो केस नहीं कर पाएगा। क्यों, सी था। 24 का आंसर सी था, ठीक है, और 25 का बी था। चलिए, गांजा फूक के बैठने गए लोग सही में। सर अगर किसी ने रेप किया, क्या लिख रहे हो, अगर किसी ने किसी का रेप का केस पहले से चल रहा है कस्टडी में और गवर्नमेंट लॉ लाती है कि उसको फांसी होगी, तो उसको होगी कि नहीं, उसको नहीं होगी। जिसने जब रेप किया है उस समय जो सजा थी वो होगा, ठीक है। चलिए शांतनु बेटा, मेरे को जितने दिख रहे हैं मैं देख रहा हूँ भाई कमेंट्स। यार तुम लोग बुरा मत माना करो यार, किसी के कमेंट नहीं दिखते तो। नहीं दिखते मेरे भाई, इतने कमेंट्स आते हैं यहाँ पे, एक बार बैठ के देखो तुम लोग, इतने कमेंट्स आते हैं, धड़ 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 ऊपर निकलते हैं। वो चैन थोड़ी पड़ता है इनको, हाथ चलते रहते हैं इनके कुछ ना कुछ, कभी खाते रहेंगे हाथ से, कभी कमेंट करते रहेंगे, पता नहीं कभी क्या क्या करते रहेंगे। हाथ का प्रयोग तो करना ही है लोगों को, शांत रख ही नहीं सकते ऐसे हाथ पढ़ते समय, इतने कमेंट्स करते हैं, बाप रे बाप। चलिए आइए भाई, मूविंग ऑन। चलिए आइए नेक्स्ट है गाइस, ध्यान से सुनना। 26 क्या कहता है, 26 ध्यान देंगे अभी वहां। चलिए, अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजे से एंड करेंगे। आ जाइए। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जैसे लॉ बनाने का पावर है, वैसे प्रेसिडेंट का भी पावर है ऑर्डिनेंस बनाने का, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स दिए हैं। लोकसभा सेशन में नहीं थी, है ना, लेकिन एक मैटर था जो अर्जेंट नहीं था। वो एक मैटर था जो अर्जेंट नहीं था और प्रेसिडेंट उसमें लॉ बनाना चाहता था। प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया, प्रेसिडेंट ने ऐसे मामले पे लॉ बना दिया जो अर्जेंट नहीं था। लोकसभा सेशन में नहीं थी तो प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है, लेकिन वो अर्जेंट होना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन प्रेसिडेंट ने ऐसे मामले पे लॉ बना दिया जो अर्जेंट नहीं था। तो अब कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो केस करना चाहती है, तो वो जीतेंगे कि हारेंगी। तो वो जीतेंगी क्योंकि ऑर्डिनेंस सिर्फ अर्जेंट मैटर्स में वो जीतेंगी क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ अर्जेंट मैटर में पास हो सकता है। वो हार जाएंगी, वो हार जाएंगी क्योंकि प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो जो करना चाहे करे। वो हार जाएंगी क्योंकि प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो सेम ऑप्शन दिया है, बी और सी सेम ऑप्शन है। और सी वो जीतेंगी, वो जीतेंगी क्योंकि ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट अप्रूव करती है। क्या लगता है, क्या लगता है? प्रेसिडेंट ने एक ऐसे मामले में ऑर्डिनेंस पेश कर दिया जो अर्जेंट नहीं था, तो कुछ लोग चेस करना चाहते हैं कि भैया गवर्नमेंट पे, कि भैया गवर्नमेंट ने ऐसे मामले पे लॉ बना दिया है जो अर्जेंट नहीं था, ऑर्डिनेंस बना दिया है। तो जबकि गवर्नमेंट ऐसे मामले पे ही बना सकती है जो अर्जेंट हो। लॉ ये नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि ऐसे मामले पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाए जो अर्जेंट हो, लेकिन प्रेसिडेंट ने ऐसे मामले पे लॉ बना दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया जो अर्जेंट नहीं था। तो जो केस कर रहे हैं वो जीतेंगे। आंसर इज यस, ए इज द राइट आंसर। वो जीतेंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस अर्जेंट मामलों में ही बन सकता है। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए अब मैक्सिम्स कर लेते हैं आज। अच्छा, 27 से लेके 32 आपका होमवर्क है, ठीक है। 27 से लेके 32 होमवर्क है, घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मार्क कीजिएगा। जो पूरे 40 करना चाहे, 39 करना चाहे, बहुत अच्छी बात है ना।
उसको तो सलामी दूंगा मैं, लेकिन 32 मैक्स टू मैक्स आप घर पे कीजिएगा, ठीक है। जो पूरे करना चाहे 39 करे, अच्छी बात है, ठीक है जी। सो कल मैं फिर आके पूरा करवा दूंगा 39 तक। अब कुछ मैक्सिम्स कर लेते हैं, आ जाइए जाने मन, जाने मेरी जाने मन, आ जाओ जल्दी से। चलिए परसों ये खत्म हो जाएगा, कल परसों फिर हम लोग फिर से रिवीजन शुरू करेंगे। गाइस मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं लीगल रीजनिंग खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक बार आप फिर से पढ़ना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट आप फिर से पढ़ना चाहते हो, कि टॉर्ट आप फिर से पढ़ना चाहते हो, मुझे ये पूछना था आपसे। सो मैं क्या करता हूं, इंस्टाग्राम पे एक पोल डाल दूंगा, जिसका भी सबसे ज्यादा आएगा वो मैं शुरू कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे मेरे एक पोल डाल दूंगा आज रात तक, एंड जिसका भी सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, वो कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके बेबीज, चलिए तो जो भी आएगा वो इंस्टाग्राम पे पोल डाल दूंगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देंगे, कुछ मैक्सिम्स देख लेते हैं। मैक्सिम्स देख लेते हैं। एडहॉक मतलब क्या होता है? एडहॉक, एडहॉक किसी को पता है आप में से एडहॉक मतलब? अच्छा, एडहॉक का डिक्शनरी मीनिंग अलग है, यहाँ पे मीनिंग अलग दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एडहॉक मतलब तो अलग आएगा। देखो एडहॉक मतलब क्रिएटेड और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया, जैसे कि एडहॉक कमिटी। एडहॉक मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, लेकिन यहां पे क्या दिया है? फॉर अ पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। उसको लिख दीजिए यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर पर्पस, और ये आपके एग्जाम में ये ऑप्शन आया तो आप यही लिखेंगे फॉर पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड, बट समझने के लिए उसको कहते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्पस। जैसे कि मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल, मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, तो मैंने एक लड़की को बोला कि मैं आपको 5 मिनट फोन करूंगा रोज रात में, मेरे को लोरी सुना देना। तो एक लड़की उस बात के मैं उसको पैसे देता था, सिर्फ लोरी सुनाएगी वो मेरे को रोज रात को 5 मिनट, जिससे मेरे को नींद आए। तो वो लड़की का एक ही पर्पस है कि बस लोरी सुनाना है, खत्म। तो शी इज एडहॉक। एडहॉक मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कोई चीज जब होती है उसे एडहॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एडहॉक, एडहॉक, एडहॉक कहते हैं। मैं मेरे को बताओ, देखो दो चीजें होती हैं, एक होते हैं एडहॉक, एक होते हैं स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब जो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस नहीं होते, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स वो स्टैंडिंग होते हैं, वो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस थोड़ी होते हैं, वो तो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। एडहॉक मतलब जो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस होता है, जैसे कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल ओला कैब का ड्राइवर, वो एडहॉक है हमारे लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस है, बस हाँ एक जगह तक छोड़ेगा, तब तक जो बात हो गई होगी, उसके बाद तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। बात समझ रहे हैं? है ना? तो एडहॉक मतलब जो ओनली फॉर एक स्पेसिफिक पर्पस है। मुझे बताओ आप लोग, जोमेटो का डिलीवरी बॉय एकदम करेक्ट है, एडहॉक, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बताओ, मैं आपकी जिंदगी में एडहॉक हूँ कि स्टैंडिंग हूँ? है भाई? एडहॉक बोला तो मार खाओगे। एडहॉक मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बस खत्म। हम सीएसईटी पास हुए, एग्जीक्यूटिव पास हुए, प्रोफेशनल पास हुए, आप आपके रास्ते हम हमारे रास्ते हैं, ऐसी फीलिंग तो नहीं है ना भाई? कोई कह रहा है स्टैंडिंग इज द, अच्छा सर हमको 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स से गवर्नमेंट 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स देती है, और किसी ने 10th में हार्डवर्क नहीं किया तो 12th में किया था, तो गवर्नमेंट ने जो 10th के मार्क्स थे 12th मार्क्स देती, तो डबल जुडिशियल नहीं हुआ? ये जिसने तो 10th में मार्क्स एक बार थोड़े आए तो फिर से मिलते, तो वो डबल जुडिशियल ही है ना? भाई तो केस कर दे भाई सरकार पे, मैं तेरा साथ दे दूंगा। केस कर दे सरकार पे, मैं तेरा साथ देता हूँ, ठीक है। ठीक है, केस कर देते हैं गवर्नमेंट पे, मिलके कर देते हैं। बोल, तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को, डबल जुडिशियल सिंगल जुडिशियल क्या कहना चाह रहा है तू? ठीक है, चलिए आइए भाई। ओके मूविंग ऑन, आ जाइए, आ जाओ भाई, आ जाओ। नेक्स्ट है भाई, ध्यान देना। एड आइडम मतलब क्या होता है? एड आइडम मतलब एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट को बोलते हैं एड आइडम। एड वोलरम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। किसी की किराने की दुकान है, आप में से किसी की किराने की दुकान है, किराने की, किराने की किराना, तो किसी की है ना, तो आज से ग्राहक आएगा ना दुकान में, तो उसको बोलना भैया 20 रुपए हुए एड वोलरम,
अकॉर्डिंग टू वैल्यू 20 रुपए हो गए, ठीक है। एड वोलरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कि इस चीज की वैल्यू इतनी है, इस चीज की वैल्यू उतनी है, एड वोलरम कहते हैं उसको। एड वोलरम, राइट। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑडी अल्त्रम पार्टम, ऑडी अल्त्रम पार्टम, ऑडी अल्त्रम पार्टम, ठीक है। ऑडी अल्त्रम पार्टम, सर क्या पादम पादम कर रहे हो भाई, पादम नहीं है वो, पार्टम है। ऑडी अल्त्रम पार्टम है वो। ऑडी अल्त्रम पार्टम मतलब होता है हेयर द अदर साइड, दूसरे को भी सुनो, दूसरे को भी सुनो, इसका मतलब होता है दूसरे को भी सुनो, सिर्फ मतलब कि हेयर द अदर साइड, दूसरे की भी सुनो। लाइक मान लीजिए मेरे सामने दो स्टूडेंट्स आए, एक कहता है सर इसने मेरे को गाली बकी, दूसरा कहता है सर इसने मेरे को गाली बकी, दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं दोनों को सुनूंगा, फिर अपनी बात बताऊंगा। इसे कहते हैं हेयर द अदर साइड, सिर्फ एक बंदे को सुन के डिसीजन नहीं होता, कभी दोनों को सुना जाता है, इसे कहते हैं हेयर द अदर साइड। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं हेयर द अदर साइड। अच्छा, बेनामी मतलब क्या होता है, बेनामी मतलब नेमलेस, जिसका कोई नाम नहीं है उसे कहते हैं बेनामी, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं होता उसे कहते हैं बेनामी। सर मतलब अगर हमारा कोई नाम नहीं है तो हम बेनामी हो गए, अबे तुम्हारा तो नाम है ना झंडू। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है राम बिहारी लालूमल के नाम, और देर इज नो पर्सन कॉल्ड राम बिहारी लालूमल, तो वो नेमलेस है, बेनामी है वो, ठीक है, बेनामी, उसे फिक्टिशियस पर्सन कहते हैं। बेनामी हिंदी वर्ड है, यस, बेनामी इज अ हिंदी वर्ड, बेनामी हिंदी वर्ड है, लैटिन नहीं, बेनामी हिंदी वर्ड है। चलिए सर, रवि का नंबर दो, आशीष सर ने कहा है। बेटा रवि का ना रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, कभी इत्मीनान से बताऊंगा। अब्बर सर भी जानते हैं वैसे, अब्बर सर से पूछ लेना सर ये रवि कौन है, बोलना सर, अब्बर सर को बोलना अब्बर सर आप रवि से मिलने क्यों गए थे, ऐसे पूछना, ऐसे पूछना, ऐसे मत बोलना नंबर दो। अब्बर सर से को बोलना सर आप रवि से मिलने क्यों गए थे, क्या कारण था रवि से मिलने का आपका, सिर्फ इतना पूछना अब्बर सर से, उनका रिएक्शन देखना, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए, ओके आइए। सर आशीष सर कह रहे थे कि हमारी बीबी सर हमें 2000 पर मंथ देती है, पर मोदी सर जो कहानी है हमें एक लैपटॉप गिफ्ट दे दे। क्या बोल रहे हो, क्या लिखते हो, समझ नहीं आता मेरे को तो। चलिए सौमिल सर को पता है क्या रवि का कांड, सौमिल सर को नहीं पता है रवि के बारे में, सौमिल सर को नहीं पता। एक्चुअली ये गोवा का कांड है, आशीष सर मैं और अब्बर सर गोवा गए थे, तो वहां एक कांड हुआ था रवि का, वो कांड है ये। चलिए भाई आ जाओ, बोनाफाइड मतलब क्या होता है, गुड फेथ, जेन्यून, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, जेन्यून उसे कहते हैं बोनाफाइड, ठीक है, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, जेन्यून। मैं पार्क से आज जा रहा था और सामने से एक लड़की आ रही थी, मैं भी मोबाइल चला रहा था, वो भी मोबाइल चला रही थी, हम दोनों टकरा गए, हम दोनों टकरा गए, वो मेरे ऊपर गिर गई, वो मेरे ऊपर गिर गई। मेरे को बताओ मेरी इंटेंशन सही थी कि गलत थी, मेरी इंटेंशन सही थी कि गलत थी, कई कमीने गलत लिख रहे हैं, कमीनों सालों। मेरी इंटेंशन सही थी, इसे कहते हैं बोनाफाइड। सर गायत्री का वीडियो देखो अभी जूम में, कौन गायत्री, गायत्री मैडम, अच्छा 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 अच्छा, ए गायत्री पढ़ाई करना, क्या तू डांस लगा के बैठी है, मार खाएगी गायत्री, बता रहा हूं मैं, गायत्री प्रजापत तू मार खा जाएगी, बंद कर उसको, अभी पढ़ाई कर चुपचाप, आ जाओ। चलिए ध्यान देना, ठीक है। सो बोनाफाइड मतलब क्या होता है, गुड फेथ, आपकी सही इंटेंशन, ठीक है, सही इंटेंशन। अच्छा, कैवेट एम्प्टर मतलब क्या होता है, कैवेट एम्प्टर मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, जो बायर है उसको अवेयर होना चाहिए, मतलब जो सामान खरीदता है उसको चौकन्ना होना चाहिए खुद, उसको जो सामान खरीदता है उसको चौकन्ना होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अपनी क्लास में शुभम सिंह है ना, शुभम सिंह अपने लिए कच्छा लेने गया, चड्डी लेने गया, कहता है तारा भाई जॉकी की चड्डी पहनेगा, तो शुभम सिंह चड्डी लेने गया, दुकानदार को बोला ऐसी चड्डी देना, ऐसी चड्डी देना कि मजा आ जाए, दुकानदार ने उसको चड्डी दे दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही ये चड्डी पहन लिया, अब घर आया, पहन के रखा, उतारा ही नहीं चड्डी को 5-6 दिन से, 5-6 दिन से चड्डी नहीं उतारा, हफ्ता हो गया चड्डी नहीं उतारा,
30 दिन हो गए चड्डी भाई ने उतारा नहीं, तो उसके कारण हुआ क्या, इन्फेक्शन हो गया भाई को, बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया। अब ये केस करना चाहता है सेलर पे कि सेलर ने अच्छी चड्डी नहीं बेचा, भाई 30 दिन नहीं तो पहना हो क्या भैया तुम्हारी चड्डी। दुकानदार पे केस करना चाहता है कि भैया इनकी चड्डी 30 दिन भी नहीं चलती, बस 30 दिन तक नहीं चलती इनकी चड्डी। तो क्या ये शुभम सिंह जीतेगा हारेगा? शुभम सिंह हार जाएगा। लेट द बायर बी अवेयर, बायर को खुद अवेयर रहना चाहिए यार, उसको पता होना चाहिए शुभम सिंह को कि भाई धोना भी पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी होता है जो बालकनियों में टंगी होती है, कभी देखा नहीं आज तक? लोगों की बालकनियों में यही हो गया है आजकल, किसी की भी बालकनी देखो चड्डियां सूखते रहती है, बताओ, हद है मतलब यार, है व्यू नाम की चीज नहीं रही। सर ये मैक्सिम किस में यूज होते हैं? सर मैक्सिम किस में यूज करते हैं ज्यादातर? मैक्सिम लॉज में पूरे मैक्सिम ही है ना बेटे जी, लॉज में मैक्सिम ही है। शांतनु कह रहा है सर मैं वही देखता हूं, ऐसा शांतनु, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा काम कर रहे तू। चलिए भाई आ जाओ। ओके सर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला मेरे को कॉलेज से, तो इन्हें गुड फेथ सर्टिफिकेट मिला है, वेरी गुड। चलिए आ जाओ। आपका शोल्डर कैसा है? अब शोल्डर बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट है कैवेट एक्टर, लेट द डूअर बी अवेयर। कैवेट एक्टर मतलब होता है जो एक्ट कर रहा है उसको अवेयर रहना चाहिए, जो भी एक्ट करता है उसको अवेयर होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। कैवेट वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बी अवेयर। कैवेट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। कैवेट एक्टर मतलब लेट द डूअर बी अवेयर। और कैवेट वेंडर मतलब लेट द सेलर बी अवेयर, राइट? चलिए बॉस, वंडरफुल बॉस, आज के लिए यहीं पे रुक रहे हैं हम लोग, बाकी के मैक्सिम्स कल करेंगे दोस्तों 11 बजे। 11 बजे आज मैं ये कराने वाला हूं जो आपको आईसीएसआई से आया था, जो आपको आईसीएसआई से मेल आया था जिसमें आप सब जानना चाहते हैं कि कितने कंप्यूटर लगते हैं, माइक्रोफोन लगता है कि नहीं लगता है, कंप्यूटर का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कैसे एग्जाम देंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे रात को 11 बजे। सो यो सारे आपकी तकलीफें दूर कर देंगे। कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन बेटा अब्बर सर लेने वाले हैं, उसका कल अनाउंसमेंट हो जाएगा, कल उसका अनाउंसमेंट है, कल एक बड़ा अनाउंसमेंट है, महा अनाउंसमेंट है, महा अनाउंसमेंट, महा मैराथन का, और साथ में कुछ सरप्राइजेस भी हैं आप लोग के लिए। राइट एवरीवन, ओके एवरीवन, चलिए एवरीवन, ओके बेबीज, रात में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, सोमल सर का लेक्चर अटेंड कीजिए, खाना वाना खाइए, फिर से पढ़ाई कीजिए, पुष्कराज सर का लेक्चर अटेंड, पटाखे फोड़ रहे हैं, इनकी दिवाली आ गई अभी से, ठीक है, पुष्कराज सर का लेक्चर अटेंड कीजिए एंड फिर हम मिल जाएंगे। ओके बेबीज, तो रात में फिर जो भी डाउट्स होंगे आज थोड़ा सा लेट तक बैठ के आपकी सारी समस्याएं समाधान कर देंगे, राइट? ओके बेबीज, चलिए बाय, लव यू, मिस यू, टाटा। सॉन्ग सुनाते हैं रात में, सुनाता हूँ ढेर सारे, सुनाता हूँ रात में, ठीक है, ढेर सारे सुनाता हूँ रात में। ओके बेबीज, टाटा बाय।